हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिहार डीएलएड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में सेवा पूर्व 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रथम वर्ष का किताब F1 जो कि समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ के 7 प्रश्न हैं और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो प्रश्न 6, बच्चे के समाजीकरण में माता पिता एवं परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, बच्चे के समाजीकरण में माता पिता एवं परिवार की भूमिका। समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार व माँ बाप का महत्व वास्तव में असाधारण है। यह कहा जाता है कि माँ का त्याग और पिता की सुरक्षा में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। परिवार या धार को सभी सामाजिक गुणों का उद्गम स्थल माना गया है। यह प्रथम सामाजिक इकाई होती है। यह परिवार ही होता है जहाँ से बच्चा सामाजिक जीवन की शुरुआत करता है। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेकर परिवार का सदस्य बनता है। उसका सबसे घनिष्ठ संबंध अपनी माँ से होता है। माँ उसे दूध पिलाती है और तरह तरह से उसकी रक्षा करती है। बच्चे को नियमित रूप से खाने पीने की, पहनने की तथा रहने की सीख मिलती है। इससे बच्चे के मन में एक सुरक्षा की भावना पनपती है जो उसके जीवन को अस्थिर और दृढ़ बनाती है और आगे चलकर उसे उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता देती है। माँ और बाप से बच्चे की अधिकतर आवश्यकता पूरी होती है। साथ ही बच्चा यह देखता है कि कुछ कार्यों को करने पर माँ या पिता उसे प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ कार्यों के करने से उसे दंड मिलता है, उनकी निंदा होती है। परिवार में भी बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए। इससे बच्चा धीरे धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और समाज उससे क्या चाहता है। धीरे धीरे वह उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज का मान्य होते हैं। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं। वे उसके साथ हंसते बोलते हैं। बच्चे उनकी तरफ देखता है, उनके होठों को हिलाकर बातें करने की प्रक्रिया को बार बार देखता है और फिर उसी की नकल उतारने का प्रयास करता है। इसी के परिणाम स्वरूप भाषा का विकास होता है। बच्चा परिवार में गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलता है। गुड़िया के साथ वह उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसे माँ या बाप उसके साथ करते हैं। वह उन्हीं की तरह उसे सुलाता, खिलाता, पिलाता, यहाँ तक कि मारता पीटता भी है। इन सब क्रियाओं के माध्यम से बच्चे को दूसरे के साथ व्यवहार करने तथा एक विशिष्ट पद के अनुसार काम करने की कला का ज्ञान होता है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक गुण है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे को अपने परिवार से प्राप्त होता है। परिवार में प्राय एक से अधिक सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक के अलग अलग मिजाज, रुचि, व्यवहार के तरीके, भावनाएं आदि होती है। फिर भी इनमें से प्रत्येक के साथ बच्चे का घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है क्योंकि परिवार के एक छोटे से दायरे में उसे हरदम रहना पड़ता है। बच्चा दूसरों के साथ रहता, बोलता, वो खेलता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह यह सीख जाता है कि दूसरे के साथ किस प्रकार मिलकर रहा जाता है, दूसरों से किस प्रकार अनुकूलन किया जा सकता है तथा इस अनुकूलन के दौरान उसमें सहनशीलता का गुण भी पनप जाता है। परिवार में रहकर ही बच्चा माँ बाप से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है और अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्श, शैली की रचना करता है। बच्चे में हम की भावना पैदा होती है। यदि घर में माँ बाप सहयोग से रहते हैं, एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं,
तो बच्चे में भी संयोग की भावना पनपती है। बच्चों में पनपी यह भावना बाहरी समाज के व्यवहार में भी झलकती है। माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा व घर का आर्थिक स्तर भी बच्चे के समाजीकरण का एक मुख्य कारक है। संपन्न घरों के बच्चों में अधिकतर अपने को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। वे अधिकतर चुस्त, स्वस्थ और बोलने में व्यवहार कुशल होते हैं। गरीब घरों के बच्चों में निर्धनता के कारण ही भावना होती है, इसलिए उनके सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई आती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि घर बच्चे के समाजीकरण का मुख्य साधन है। अच्छे परिवार के बच्चे अधिकतर सुसंस्कृत व सभ्य बनते हैं। बुरे परिवार के बच्चे अधिकतर झगड़ालू, असभ्य व समस्या बनते हैं। इस प्रकार बच्चे की जाति, उसका समाज बच्चे के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। चलिए प्रश्न 7, परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपायों का वर्णन कीजिए। परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली प्रश्न 7, परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने का उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर, परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय निम्न हैं। प्रश्न 7, परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर, परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय निम्न हैं। पॉइंट 1, अभिभावकों को शिक्षित करना। लड़के अपने माता पिता से कुछ क्षमताएं एवं योग्यताएं प्राप्त करते हैं, कुछ अभिरुचियों को अपनाते हैं। अधिकांश भारतीय माता पिता अशिक्षित ही हैं, इसलिए वे बच्चों को उन गुणों आदतों का निर्माण में सही सम्यक सहयोग प्रदान नहीं कर पाते। इसलिए वे बच्चों का उन गुणों आदतों का निर्माण में सम्यक सहयोग प्रदान नहीं कर पाते। फलतः बालक अपने परिवार से अच्छी बातों के स्थान पर खराब बातें ही सीख कर आता है। इसलिए सार्वजनिक शिक्षा के अंतर्गत अनौपचारिक और तथा प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बालकों के अभिभावकों को शिक्षित किया जाए, साथ ही उन्हें पारिवारिक सदस्यता के रूप में प्रशिक्षण दिया जाए। थॉमस वोलेंग के अनुसार इस प्रशिक्षण का आधार निम्नलिखित बातें होनी चाहिए: पैतृकता के नियम, संतति निग्रह के साधन, पैतृक दोषों को रोकने की विधियां, प्रेम और प्रजनन का महत्व, बालक के विकास, स्वास्थ्य, रुचियों, धारणाओं आदि का शिक्षा, घरेलू मामलों की देखभाल, पारिवारिक झगड़ों के कारण, और 8वां पॉइंट है संयोग, लोकतंत्र आदर्श। दूसरा पॉइंट, अंतर्द्वंद को मिटाना। जहां शांति और सुव्यवस्था ही नहीं होगी, वहां शिक्षा का समुचित विकास कैसे संभव होगा। यह अंतर्द्वंद परिवार के विभिन्न बच्चों के मध्य हो सकता है। माता पिता की ईश्वर की भांति समदर्शी होना चाहिए। व्यापक दृष्टि वाले माँ बाप बच्चों में तनिक भी भेदभाव ना रखेंगे। कभी कभी स्वाभाविक रुचि भेद के कारण परिवार में संघर्ष मच जाता है, अतः ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि बालकों के परिवार का स्वस्थ वातावरण हो। इसके लिए अभिभावक अध्यापक संघ की स्थापना होनी चाहिए तथा दोनों को पारस्परिक सहयोग से बढ़ाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, बालक के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वर्धन में स्कूल और परिवार दोनों का पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। बालकों के प्रगति पत्रक पर उनके अभिभावक का हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर छात्रों के अभिभावकों को अवश्य नियंत्रण देना चाहिए। पॉइंट 4, भारतीय घर के भौतिक वातावरण के प्रभाव को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण अभिभावक की निर्धनता है, अतः सामान्य जनता की आर्थिक आय को बढ़ाने का उपाय करना चाहिए।
रूप का सौंदर्य मस्तिष्क को प्रभावित करता है, अतः बालक के मस्तिष्क पर उचित प्रकार का प्रभाव डालने के लिए उसके घर में सुंदर वस्तुओं से युक्त वातावरण होना चाहिए। प्लेटो का कथन है, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए, तभी परिवार तथा बाल विद्यालय के बीच मधुर संबंध कायम हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए, तभी परिवार तथा विद्यालय के बीच मधुर संबंध कायम हो सकता है। प्रश्न 8, घर या परिवार के शैक्षिक प्रभाव अथवा शैक्षिक कार्य बताएं। उत्तर, घर या परिवार के शैक्षिक प्रभाव या शैक्षणिक कार्य निम्न है। मनोवैज्ञानिक संरक्षण, यह संरक्षण विकास और प्रगति के लिए अति अनिवार्य है। जब तक हमें अपना जीवन सुरक्षित न लगेगा, हम कोई भी कार्य दक्षित होकर न कर सकेंगे। पॉइंट 2, स्वास्थ्य की शिक्षा। स्वास्थ्य का अर्थ व्यापक हो गया है। अब स्वास्थ्य शब्द से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का बोध कराया जाता है। शारीरिक विकास के लिए हर परिवार हर समय चिंतित रहता है। उसके उपयुक्त खाने, पहनने, सोने और मनोरंजन आदि पर भी ध्यान देते हैं। तीसरा पॉइंट, व्यावसायिक शिक्षा। पहले परिवार व्यावसायिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी था। प्राचीन व्यवस्था में बच्चे अधिकतर अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाते थे। उन्हें यथेष्ट शिक्षा अपने कुटुंब में ही मिल जाती थी। लुहार, सोनार, बढ़ई आदि के कार्यों को बालक देखते देखते ही सीख जाता था। आज व्यवसाय का निर्धारण जाति या परिवार नहीं करता है, वरन यह भार स्कूलों को हस्तांतरित कर दिया गया है। पॉइंट 4, मानसिक अभिरुचियों का विकास। परिवार के बच्चों की मानसिक, कलात्मक और प्रयोगात्मक रुचियों के प्रारंभिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। घर का वातावरण सुंदर तथा सुखद बनाए रखना चाहिए, जिससे बालकों में भी स्वस्थ आदतों तथा अभिरुचियों का विकास संभव हो सकेगा। धैर्य की शिक्षा। बच्चे धैर्य की शिक्षा अपने परिवार में ही सीखते हैं। परिवार में शांत, क्रोधी, प्रेम और उदासीन सभी प्रकार की प्रकृति के लोग हुआ करते हैं। धैर्य के कारण ही सामंजस्य बना रहता है। बालक प्रारंभ से ही धैर्य के गुण से परिचित हो जाता है। सामाजिक जीवन में वही भावना बालक के दृष्टिकोण को विस्तृत और उदार बनाने में समर्थ होती है। पॉइंट 6, प्रेम और स्वार्थ त्याग की शिक्षा। माँ प्रेम की सजीव प्रतिमा है। जैसा कि निस्वार्थ प्रेम परिवार में देखने को मिलता है, अन्यत्र वह असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। बालक का पोषण प्रेम के ही पालने में होता है। माता पिता, भाई बहन सभी एक दूसरे से प्रेम की डोर से ही बंधे रहते हैं। प्रेम का वृहद रूप समाज, देश एवं विश्व प्रेम के रूप में फैलता चला जाता है। बोगार्डस ने लिखा है, परिवार स्वार्थ त्याग की भावना के सिद्धांत पर आधारित है। इसका त्यागी स्वभाव ही इसकी शक्ति है और यह बच्चों को सामाजिक शिक्षण केंद्र है। पॉइंट 7, सहयोग तथा परोपकार की शिक्षा। परिवार के सभी कार्य एक दूसरे के सहयोग से किए जाते हैं। अधिकतर बाह्य क्षेत्रीय कार्य पिता द्वारा संपन्न होते हैं। गृह की लक्ष्मी माँ होती है, जो घर के अंदर के कार्यों को बड़ी कुशलता से करते हैं। घर के अन्य सदस्य भी परिवार के कार्यों में हाथ बटाते हैं। बच्चे भी माता पिता तथा अन्य सदस्यों के सहयोग का पाठ पढ़ते हैं। बोगार्डस ने लिखा है, परिवार एक ऐसी जगह है
जिसके द्वारा प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का एक नया पाठ सीखती है कि कोई भी मनुष्य अकेला नहीं रह सकता या बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता है। परिवार ही ऐसा स्थान है जहां अपंगों, रोगियों, विधवाओं एवं अन्य आश्रितों का जीवन सरलता से बीत जाता है। इनके पालन में परोपकार की अनुपम झांकी मिलती है। धीरे धीरे यह भावना समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए पनप उठती है। पॉइंट 8, सीखने का प्रथम स्थान। घर या परिवार प्रथम स्थान है जहां बच्चा जीवन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है और बहुत सी बातें सीखता है। पॉइंट 9, नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण। परिवार नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का सबसे मुख्य स्थान है। पहले बच्चा भाषा सीखता है, फिर यह भाषा के माध्यम से नैतिक और सामाजिक नियमों को सीखता है। यह परिवार के ढंगों, व्यवहार और परंपराओं को अपनाता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वह अधिक उत्तम नैतिक सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। पॉइंट 10, दूसरों से अनुकूलन। बच्चा घर में ही दूसरों से अनुकूलन करने की पहला पाठ सीखता है। वह परिवार के विभिन्न सदस्यों को एक दूसरे से मेल रखते हुए देखता है। इसका बालक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वह भी वैसा ही करने का प्रयत्न करता है। पॉइंट 11, सामाजिक व्यवहार का आधार। बालक परिवार के सामाजिक जीवन में जो अनुभव प्राप्त करता है वही भविष्य में उसके सामाजिक व्यवहार का आधार होता है। बचपन में ही वह संघर्ष या सहयोग, भक्ति या भक्तिहीनता के प्रति कुछ प्रवृत्तियों को अपनाता है। जब वह समाज में अपना स्थान प्राप्त करता है तब वह उन्हें अपने कार्यों द्वारा व्यक्त करता है। पॉइंट 12, मूल्यों एवं आदर्शों का विकास। घर का प्रभाव बालकों में कुछ मूल्यों और आदर्शों का विकास करता है। वह अपने पिता में न्याय, माता से प्रेम और भाई बहनों से भ्रातृत्व भावना सीखता है। घर में ही बालक सहायता, सहानुभूति, क्षमता, सच्चाई, परिश्रम और उदारता के आदर्शों को देखता है। वह इन मूल्यों और आदर्शों में से कुछ को अपने भावी जीवन में अपनाता है। पॉइंट 13, आदतों का निर्माण। बालक में अच्छी या बुरी आदतें घर में ही पड़ती है। वह अपने परिवार के सदस्यों की कुछ आदतों को देखता है और अनजाने में ही उनको ग्रहण कर लेता है। पॉइंट 14, आज्ञा पालन व अनुशासन की शिक्षा। हर परिवार पर किसी न किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है, चाहे वह पिता हो या माता या अन्य सदस्य। उसकी आज्ञा परिवार के प्रत्येक सदस्य को माननी पड़ती है। अतः बालक भी आज्ञा तथा अनुशासन के गुणों को ग्रहण करता है। पॉइंट 15, कर्तव्य पालन की शिक्षा। परिवार के सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। माँ गृहस्थ का काम करना और अपने बच्चों को सुखी रखना अपना कर्तव्य समझती है। पिता हर प्रकार उनकी उचित आवश्यकता को पूर्ण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। बड़े भाई बहन अपने से छोटे के प्रति अपने कुछ कर्तव्य समझते हैं और उनको करते हैं। बालक परिवार के सब सदस्यों में कर्तव्य पालन की भावना को देखता है और सीखता है। प्रश्न 9, बच्चे के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। बच्चे के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। घर के बाद बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी अंतःक्रिया का दायरा बढ़ता है। स्कूल में, खेल के मैदान में तथा किसी भी अन्य स्थानों पर उसे समूह में रहना पड़ता है। समूह में रहने से बच्चे में मैं के स्थान पर हम की भावना उत्पन्न होती है। वह व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों को ज़्यादा महत्व देने लगता है। इससे उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया का बढ़ावा मिलता है। समूह में बच्चे के अन्य बच्चों के साथ सामाजिक संबंध बनते हैं। वह सामाजिक संबंध स्थापित करने तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखता है। समूह द्वारा अपनाए जाने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है, जो बच्चों के समाजीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। समूह में रहकर बच्चे में आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। वह दूसरों की इच्छा को स्वीकारना तथा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण
पाना सीखता है। उसमें सहयोग तथा एकता की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना आगे चलकर समाजीकरण में मदद करती है। समूह में रहकर समूह के नियमों को मानना आवश्यक हो जाता है। इससे अनुशासन की भावना पनपती है। इसके अतिरिक्त समुदाय में रहने से बच्चे दूसरे के गुण को स्वीकारना तथा उनकी प्रशंसा करना सीख लेता है। इससे उनमें प्रेरणा बढ़ती है। अनुशासन, प्रेरणा, सामूहिक हितों को महत्व देना आदि कुछ बातें हैं जो बच्चों को समुदाय में समायोजन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रश्न 10। बच्चे बचपन और समाजीकरण की मूल संकल्पना समय तथा स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती रही है। व्याख्या करें। उत्तर। बच्चे बचपन एवं समाजीकरण की मूल संकल्पनाएं समय तथा स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती रही है। विद्यालय एवं परिवेशजन्य अनुभव एवं अंतर्क्रिया इस बात को स्पष्ट करती है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय एवं समाज बच्चे तथा बचपन एवं उनके समाजीकरण को भिन्न भिन्न नजरिए से देखते हैं तथा विभिन्न तरीकों एवं साधनों से उनके विकास की व्यवस्था करते हैं। मानव मूलतः एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। सामाजिक व्यवस्था की वह एक नियामक और अपरिहार्य इकाई है। विभिन्न विकासीय अवस्थाओं से गुजरते हुए व्यक्ति के लिए बचपन उससे जुड़े हुए विभिन्न संदर्भ एवं अनुभव जीवन को लगातार प्रभावित करते हैं। बचपन मात्र जैविक निर्मित ही नहीं होता बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निर्मित भी होता है। समाज अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के समाजीकरण की व्यवस्था करता है। आधुनिक समाज व्यवस्था में बचपन एवं समाजीकरण की व्यवस्थापन एवं नियमन में माता पिता, परिवार, पड़ोस, समुदाय, मीडिया तथा विद्यालय आदि की भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मूलतः यह संस्थाएं बच्चे एवं बचपन को गढ़ती है। मानव समाज एक संगठन के रूप में अपनी निरंतरता एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी संतति, मूल्य, नियम, परंपराएं, लोकाचार इत्यादि का सचेत हस्तांतरण करता है। वस्तुतः सहरूप में यह प्रक्रिया ही समाजीकरण है, जिससे समाज द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक मूल्य, नियम, परंपरा इत्यादि को सिखाया जाता है। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है और परिवार का सदस्य बनता है। परिवार के सदस्य के बीच घनिष्ठता, सहयोग, स्नेह, प्यार, दुलार आदि होती है। ये सभी विशेषताएं समाजीकरण में सहयोग सहायक होती है। परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञात होता है कि कौन कौन से कार्य उसे करने चाहिए, किन किन कार्यों को उसे नहीं करना चाहिए। बच्चा परिवार में ही समाजीकरण का पाठ सीखता है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होकर घर के बाहर कदम रखता है तो उसका संपर्क अन्य बच्चों से भी होता है। वह उनके साथ खेलता है। ये बच्चे अलग अलग परिवार के होते हैं। इस कारण व्यवहार, ढंग, रीति नीति, रुचि, धारणा आदि भी अलग अलग होते हैं। इन विविधताओं के बीच बच्चा खेलने के साथ ही अनुकूलन की कला, मिलकर काम करने की आदत तथा सामाजिक संबंधों को परिवार के बाहर फैलाने का ढंग भी सीखता है। इसके बाद बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो उसकी अंतःक्रिया का दायरा बढ़ता है। स्कूल में, खेल के मैदान में अथवा किसी भी अन्य स्थान पर उसे समूह में रहना पड़ता है। वह व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों को ज़्यादा महत्व देने लगता है। इससे उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे बचपन की मूल संकल्पना समय तथा स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होता है। प्रश्न 11। सामाजिक व्यवस्था का मानव नियामक एवं अपरिहार्य इकाई है, वर्णित कीजिए। मानव मूलतः एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। सामाजिक व्यवस्था की वह एक नियामक एवं अपरिहार्य इकाई है। व्यक्ति अपने समूह के मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, मानदंड और भाषिक विशेषताएं अर्जित करता है। इन सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित करने के दौरान व्यक्ति की अपनी पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
इस प्रकार सामाजिकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक निरंतरता को बरकरार रखता है। अगर देखा जाए तो सामाजिकरण मूलतः सदस्यों द्वारा समाज के तरीकों को सिखाने की प्रक्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि बच्चा संस्कृति के तत्वों को आत्मज्ञात कर अपने व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप परिमार्जित कर समाज का सदस्य बनता है। बच्चा समाज में सह-अस्तित्व, परस्पर निर्भरता और अपेक्षाएं सीखता है। विभिन्न शास्त्र सामाजिक की प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं पर बल देते हैं। विज्ञानी सामाजिकरण को मुख्यतः एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सांस्कृतिक हस्तांतरण के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्री सामाजिकरण का मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं को सीखने के रूप में देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपने समूह की भूमिकाओं को सीखते हुए और उससे आत्मसात करते हुए उसका भिन्न अंग बन जाता है। इस तरह व्यक्ति या मानव सामाजिक व्यवस्था का नियामक एवं अपरिहार्य इकाई माना जाता है। उसे सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय अंग भी समझा जाता है। इस तरह व्यक्ति या मानव सामाजिक व्यवस्था का नियामक एवं अपरिहार्य इकाई माना जाता है। उसे सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय अंग भी समझा जाता है। प्रश्न 12। बचपन की अवस्था के निर्धारण में समाज, समय, परिस्थितियों किस तरह की भूमिका निभाते हैं? वस्तुतः बचपन की अवधारणा 16वीं-17वीं शताब्दी के मध्य हुआ एक ऐतिहासिक सृजन है जो अपने शुरुआती दौर में अभिजातीय वर्ग के संदर्भ में ही गढ़ा गया। इतिहासकार फिलिप एरिज मानते हैं कि एक बार जब बाल्यावस्था की संस्था का अभ्युदय होना आरंभ हुआ, समाज में छोटे मानव की स्थिति बदलने लगी। बच्चों को वयस्क वास्तविकता से बचाने के क्रम में बच्चों से जन्म, मृत्यु, लिंग, त्रासदी और वयस्क दुनिया की घटनाओं को छिपाना प्रारंभ हुआ। जॉन होल्ट का मानना है कि आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था, दृष्टिकोण, रीति रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों को परिभाषित करने और उन्हें खोजने वाले वैधानिक कानून इत्यादि का निर्माण एक सतत प्रयास है, जिसके अंतर्गत बच्चों को जीवन किस प्रकार का है, बड़ी बुजुर्ग इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इनके जीवन के लिए क्या बेहतर हो सकता है इत्यादि। इन सभी प्रश्नों पर वयस्कों ने पहली बार आधुनिक युग में सोचना प्रारंभ किया। आधुनिकता ने बच्चों एवं बचपन के प्रति हमारी समझ में व्यापक बदलाव लाया। मूलतः बच्चा जैविक रूप से मानव विकास के दो प्रमुख अवस्थाओं, शैशव एवं किशोर अवस्था के मध्य की एक अवस्था है। कुछ जीव विज्ञानी अपनी परिभाषाओं में मानव भ्रूण को भी एक अजन्मा बच्चा के रूप में स्वीकार करते हैं। बच्चा एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई होता है। हर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे एवं बचपन को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। हर जाति, धर्म व परंपरा में बच्चे तथा बचपन की समझ अलग अलग है। जाति, धर्म, आर्थिक व सामाजिक दशा आदि बच्चे व बचपन को देखने के हमारे नज़रिए को प्रभावित करते हैं। अभिजात वर्ग के बच्चों को लालन पालन अधिक प्यार एवं सुरक्षा के माहौल में होता है। बच्चों के देखभाल के लिए वांछित सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को जातीय संस्कारों एवं सामाजिक संबंधों को सिखाया जाता है। किसके साथ बैठना है, किसके साथ खेलना है तथा किसके साथ खाना है, ये सारी बातें सिखाई जाती है। वहीं सुविधा विहीन परिवारों में बच्चों को लालन पालन भिन्न प्रकार से होता है। अक्सर माता पिता दोनों कार्य करते हैं, इसलिए बच्चा कई बार घर में अकेला होता है या बड़े भाई या बहन की देखरेख में होता है। कभी कभी माता पिता बच्चों को अपने साथ खेतों पर ले जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपने साथ काम पर ले जाना शुरू कर देते हैं। इस माहौल में बच्चे समर्पण के भाव एवं जातीय व्यवहार सीखते हैं एवं सामाजिक अंतर संबंधी की भी समझ विकसित करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में बच्चों के लालन पालन का तरीका अलग होता है, जिसका प्रभाव बच्चों के व्यवहारों से परिलक्षित होता है। ऐसा माना जाता है कि शहर परिवेश के बच्चे ज़्यादा उन्मुक्त एवं खुले विचारों के होते हैं, जबकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे शिष्ट व शर्मीले हैं। हालांकि इन मान्यताओं पर भी मतभेद भी है।
पश्चिम देशों में बचपन को आयु के साथ जोड़कर देखा जाता है, जहां 15 से 11 वर्ष का कालखंड बचपन का होता है, जबकि भारत के संदर्भ में यह सीमाएं लगभग 14 वर्ष तक चला जाता है। बच्चा एवं बचपन की सामाजिक संस्कृति के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि बच्चा लड़का है अथवा लड़की। भारत में लड़का लड़की के लालन पालन पर बहुत अंतर है। आज भी लोग लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को बेहतर तरीके से लालन पालन करते हैं, बेहतर शिक्षा एवं अधिक स्वतंत्रता देते हैं। लड़कियों में समर्पण, त्याग, निर्भरता का भाव बढ़े जाते हैं, जिन्हें नारीत्व का गुण कहा जाता है और जो कई बार लिंग भेदभाव, रूढ़िवादिता को जन्म देता है। बच्चे एवं बचपन की अवधारणा में एक आमूलचूल परिवर्तन इस दिशा में भी हुआ है कि जहां बच्चे के लिए वयस्क द्वारा किए जाने वाले कार्य बाल कल्याण की परिभाषा में आते थे, वहीं अब इन्हें बाल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है तथा इन्हें बच्चों के हक के रूप में परिभाषित करते हुए इनकी संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को में एवं अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान लिया गया है। बाल श्रम निषेध नियमन कानून 1986 14 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखता है। वहीं दूसरी ओर बागानी कृषि श्रम कानून 1957 बचपन की अवस्था को 18 वर्ष तक मानता है। भारतीय वैवाहिक कानून बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से पूर्व कोई लड़का एवं 18 वर्ष से पूर्व कोई लड़की वयस्क की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों में इस बात को दिखाने का प्रयास है कि बचपन की अवस्था के निर्धारण में नीतिगत विविधताएं भी हैं। इन सब विषमताओं के संदर्भ में भारतीय राज्य ने पहल करते हुए बाल संरक्षण के तहत बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम बिल 2009 में बच्चे की वैधानिक आयु 18 वर्ष तक स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में कदम उठाए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अधिकार देता है। एक महत्वपूर्ण व गंभीर बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है कि बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते समय अक्सर यह अपेक्षा करते हैं कि बच्चे न केवल अनुशासन में रहें बल्कि समाज सम्मत व्यवहार भी करें। वस्तुतः हम ऐसा करके उन्हें वयस्क वास्तविकताओं एवं भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यह अनपेक्षित दबाव उन्हें छोटा वयस्क बना रहा होता है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे को बच्चे के मूल स्वरूप में ही स्वीकार किया जाए। इस तरह हम उनके बाल सुलभ विशेषताओं एवं गुणों मसलन उनकी चंचलता, चपलता, निश्चलता, क्रियाशीलता, मासूमियत इत्यादि को सहेज सकते हैं। हेलो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।